नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर खबर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट पर, जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं श्री रविंद्र सिंह तोमर जी। सर, स्वागत है आपका ग्वालियर खबर पर। थैंक यू। सर, आपके जो विपक्ष में विरोधी जो खड़े हुए हैं वो आपकी पार्टी छोड़ के गए हुए हैं और उनको जनता ने अच्छे वोटों से जिताया था। इनफैक्ट हम कहें तो 70% वोटिंग हुई थी 2018 में, जो कि रिकॉर्ड था। तो आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में उनकी अब क्या छवि रह गई है? जनता के बीच में जो मैं पिछले 6 महीने से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, वैसे तो हमारी राजनीतिक सफ़र को 15 साल हो गए दिमनी क्षेत्र में। मैंने यहाँ 2 इलेक्शन भी लड़े, बहुत माइनर अंतर से। वो चुनाव मिसमैनेज हुए। पहला चुनाव तो टेबल पे मिसमैनेज हुआ 256 वोट से। बात ये है, जनता के बीच में जनता ने ये जो निवर्तमान विधायक जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था, राज्य मंत्री बना दिया था, कृषि राज्य मंत्री, इन्होंने जो कृत्य किया है जनता के साथ, जनता के वोट को बेचा है, ऐसा जनता का कथन है। जनता हर गांव में, हर गली में, जहां भी मैं जाता हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि इन्होंने हमारे वोट को बेचा है, हमारे साथ गद्दारी की है और उस गद्दारी का बदला हम चुनाव में लेंगे, ताकि आगे भी कोई गद्दारी ना करे। लोकतंत्र की हत्या की है। कह रहे हैं, जनता कहती है कि लोभ तंत्र के चक्कर में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अब वो ठोक तंत्र से ठीक करेंगे सबको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है कि लोगों का कहना ये है कि मुझे बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जी जी। गद्दारों को चंबल की ये धरती है दिमनी क्षेत्र, इसने कभी गद्दारी को पसंद नहीं किया। अन्याय के खिलाफ बगावत करने की क्षमता किसी में सबसे ज़्यादा है तो भारत में एक स्थान सबसे ऊपर आता है, ये वो चंबल घाटी है। सर, दूसरा सवाल मेरा इसी से संबंधित है कि आपकी जैसे जो भी विधायक छोड़ के गए पार्टी, इनका कहना है कि पार्टी इनकी सुनती नहीं थी। तो ऐसी क्या वजह थी कि जो उनको लगता था कि पार्टी उनकी नहीं सुनती थी? और आपको कहाँ तक ये सही लगता है कि मरहम के लालच में आप अपनी दुखती रत किसी और को बता दें? ये बहानेबाजी चलेगी नहीं। ये बहानेबाजी है कि पार्टी उनकी सुनती नहीं थी। तो उस समय जनता को इकट्ठा करके कहते ना ये चीज़, भाई वोट तो जनता ने दिया था, जनप्रतिनिधि किसने बनाया, किसने विधायक बनाया? जनता ने बनाया। तो मैं ये जनता तो ये पूछती है, उनसे पूछेंगे लोग कि आपने कौन से दबाव में इस्तीफा दे दिया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? भाई जनता अगर पार्टी की सुनने वाली बात है, मैं समझता हूँ आदरणीय कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि मध्य प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला था जिसको केवल काम से मतलब है, ईमानदारी से काम करना, विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। 45 साल से लगातार एमपी हैं और जिस क्षेत्र से वो एमपी हैं उस क्षेत्र का उन्होंने चौमुखी बहुमुखी विकास कर दिया। तो जब वो मध्य प्रदेश की कुर्सी बैठ गए तो मध्य प्रदेश की भी तकदीर तस्वीर दोनों बदलनी थी। सर, विकास का दम भरने वाली शिवराज सरकार है और योजनाओं पे योजनाएं, योजनाओं पे योजनाएं, योजनाओं पे योजनाएं रोज़ वो घोषित कर रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी हवाई योजनाएं हैं जो ये धरातल पे आ पाएंगी? जनता कह रही कि हमको चूरन चाहिए, इतना पचाने के लिए, इन योजनाओं को पचाने के लिए उनको चूरन चाहिए। तो आपको क्या लगता है? जनता समझ गई है, जनता समझ गई। घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं हमारे। और इसी दिमनी क्षेत्र में जहाँ हम लोग बैठे हैं, 2013 में 200 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए थे हम, और तमाम पटियाँ भी रखी होंगी यहाँ पर। पूरे क्षेत्र के बुला करके पटियों पे जो है वहाँ शिलान्यास हो गया था। वो 200 करोड़ रुपए के काम आज तक पता नहीं चले। 2013 की बात कर रहा हूँ। अभी भी उन्होंने दिमनी क्षेत्र में 70 करोड़ के शिलान्यास कर दिए। तो शिलान्यास और नारियल फोड़ना तो उनकी आदत में आ गया, लेकिन आज तक शिलान्यास कर दिया, शुरुआत तो कर जाते, नारियल फोड़ जाते, लेकिन कितने उद्घाटन करने गए दिमनी क्षेत्र में पता है ना? अगर उन्होंने शुरुआत की थी तो वो कार्य संपन्न हो जाता। कोई योजना उन्होंने बनाई थी 200 करोड़ की, तो वो उद्घाटन भी तो हो जाता उसका। जी जी, सिर्फ घोषणाएं केवल हो रही हैं, घोषणा। बस और कुछ जनता इस चीज़ को समझ गई है। है। जनता समझती है कि ये केवल घोषणा कोरी है। जी सर, किसानों के लिए बहुत कहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। किसान आज सड़क पर धरने दे रहा है, तो ये कैसी सरकार है जो सो रही है कुंभकर्ण की नींद में, लेकिन वो जग नहीं रही है? सिंधिया जो गए छोड़ करके कि हमारी सुन नहीं रही, मैं खुद रोड पे आ जाऊंगा, लेकिन जब किसान रोड पर था तो वहाँ पर उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। आपको अच्छा, ऐसा एक चीज़ और इसमें प्रश्न जोड़ना चाहूँगी कि सिंधिया जी के प्रभाव में ही बाकी के विधायक गए हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी से दिक्कत थी? देखिए, ये सब स्वार्थ की राजनीति है, अपने स्वार्थ की वजह से। सिंधिया जी जब गुना शिवपुरी में चुनाव हार गए तो वहीं से उनको
समझ में आ गया कि अब हमारी लोकप्रियता समाप्त हो गई, क्योंकि एक चर्चा आती थी कि उनके प्रभाव से ये सीटें निकली हैं। अगर उनके प्रभाव से सीटें निकली होती कांग्रेस पार्टी में, तो मैं कह रहा हूँ कि वो गुना से बुरी फिर क्यों हार गए। एक बात। दूसरा, किसान का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा तो मंदसौर गोलीकांड, ये उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो जिन्होंने मंदसौर में गोली चलवाई पुलिस के द्वारा, किसानों की सरेआम हत्या हुई, तो किसान का क्या भला करेंगे जब किसान को पसंद ही नहीं करते। किसान को, अगर किसान ने अपनी आवाज़ उठाई तो गोली चलवा दी। आपको क्या लगता है जो बिल लाए हैं ये किसानों के पक्ष में है कि पूंजीपतियों के पक्ष में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करो तो मैं समझता हूँ कि उनका सारा ध्यान पूंजीपतियों की तरफ ही होता है। हजारों करोड़ रुपया का बैंक का लेन देन था, उन्होंने बड़े उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया, लेकिन गरीब की कहाँ सुन रहे। और राज्यसभा सड़क पर उतरने, सिंधिया जी कह रहे हैं सड़क पर उतर जाएंगे, तो मैं, जनता देख रही है, पूछ रही है कि 6 महीने में अभी तक सड़क पे क्यों नहीं उतरे। भाई कौन सा ऐसा काम हो गया इसकी वो पहले संघर्ष कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आपका क्षेत्र जो है सर वो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, तो इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब जातीय समीकरण इस बार सटीक बैठेगा कि ये गद्दारी वाला फैक्टर ज़्यादा जोर लगाएगा जीतने में? गद्दारी वाला फैक्टर तो पहला है। वो यहाँ सर्व समाज के लोग मिलजुल कर के रहते हैं, लेकिन ये जातीयता का जो जहर है, ये हमारे जो निवर्तमान विधायक हैं जिनको राज्य मंत्री बना दिया गया था हार के डर के कारण, दंडोतिया जी को, ये जहर इन्होंने ही बोया है। इन्होंने, मालूम है आपको, इन्होंने तो सरकारी तंत्र में ये पूछ लिया, एक बार मांगा कि भाई कौन कौन सी जाति के लोग हैं जरा बताओ। अच्छा। हाँ, तो ये कौन कर रहा है? तो यही कर रहे हैं। सर, यहाँ पर पानी की आपूर्ति की बहुत समस्या है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी यहाँ पर? अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी यहाँ पर? मैं अभी आपको अपना वचन पत्र मंगा देता हूँ। पानी की आपूर्ति, देखिए हमारी मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ 5 हैं जो मनुष्य सर, की। 15 साल से सरकार है, विकास का दम भर रही है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है पानी, जल ही जीवन है कहा जाता है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। महंगे महंगे होटलों में अपना अपना उन लोगों ने सौदा कर लिया, एक टैप पे नल खोला, शावर चलाया, सब पानी आ रहा है, लेकिन जनता जिन्होंने उन्हें जिताया था वो आज भी एक एक बूंद के लिए स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। तो ये विकास कहाँ का विकास है? धरातल पे तो है नहीं सर। तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी इसमें? देखिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, 5 ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो 73 साल लोकतंत्र को हो गए। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, दूसरा टर्म सेंटर में है। मैं ये कह रहा हूँ, पहले काम की अगर ललक होती तो मैं समझता हूँ हमारे अभी 50 गांव दिमनी क्षेत्र में ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े। अगर बरसात के दिनों में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो चारपाई पे उसको रख करके 4 लोग कंधा लगाते हैं जब रोड तक आते हैं। बिजली, राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत गांव-गांव बिजली का प्रावधान था। अभी भी हमारे 50 गांव ऐसे हैं पूरे क्षेत्र में जिनमें बिजली नहीं है। सड़क, बिजली और पानी अगर पर्याप्त व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूँ काय के लिए आप इंडिया मार्क हैंडपम्प मांगेगा। हाँ, जनता हैंडपम्प बेचारी मांग रही है, उसको अच्छा, बहुत हाई फाई चीजें जो लगे हैं, आप समझिए केवल वोट बैंक के हिसाब से लगे कि कौन सा व्यक्ति हमें वोट देगा, कौन सा नहीं देगा। जहाँ हैंडपम्प की जरूरत वहाँ हैंडपम्प नहीं लगा है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ डबल लगा दिया, एक बगल में लगा, एक बगल में लगा। आप सर्वे करिए क्षेत्र का, तो ये विवादित काम है। दूसरी बात, गरीब जनता की तरफ ध्यान नहीं जाता, सिर्फ अपनी स्वार्थ भरी राजनीति केवल और केवल। और सर, मुझे तो ये लगता है कि गरीबों का और मध्यम वर्गीय परिवारों का सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वो एक जरिया हो गए हैं वोट मांगने का, क्योंकि वही एक निरीह टाइप के लोग होते हैं जिनको बरगला भी लेते हैं, जो भावुक भी होते हैं कि हाँ, जिनको आस होती है सरकार से कि वो कर सकते हैं, शायद उनकी सुनवाई होगी। तो ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार इसी जरिए का एक कारण बने हुए हैं वोटिंग के लिए खाली। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हर आदमी का अपना उद्देश्य है, और मैं समझता हूँ निरुद्देश्य राजनीति पाप का काम है। अब कौन पाप के भागीदार बन रहे हैं, हमारा तो लक्ष्य है एवरेस्ट पे झंडा फहराने का, बसने का नहीं है। मैं सोचता हूँ कि राजनीति झूठ बोल के क्यों, सच बोल के क्यों नहीं हो सकती। भाई मेरी जितनी क्षमता है, मेरी विधायक का जितना पावर है, हम उसका पूरा उपयोग जनता के लिए करेंगे। और भ्रष्टाचार एक शब्द है, सत्यनिष्ठा। ये धन का भ्रष्टाचार तो बड़े पैमाने पर हो ही रहा है,
लेकिन राजनीति में लोगों को भ्रमित करके झूठ बोल के जो काम हो रहा है वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात की आपने। मुझे ऐसा चलन हो गया है कि अपराध केंद्रित राजनीति हो रही है, तो इस चीज़ का आपके क्षेत्र पे कितना प्रभाव है? देखिए, अपराधियों को तो जनता पसंद नहीं कर रही है, ये दौर चला गया पीछे। लेकिन अब इतना निश्चित है कि लोग जो है अपना करके, उनको अपना बना करके, झूठ बोल करके, भ्रम उत्पन्न करके जरूर कुछ काम कर मामा बन के नकली मामा। नकली मामा। लेकिन एक बात और बता दें, आपने सही प्रश्न किया। नकली मामा को जनता समझ गई और असली मामा हमारे पास आ गए, संजय मसानी जी। अच्छा जी। वो कांग्रेस पार्टी में हैं और वो काम कर रहे हैं, वो असली मामा हैं। क्योंकि शिवराज सिंह जी के साले हैं, तो असली मामा कौन हुआ? जी सर, एक चीज़ और है, आज कल आप घटनाएं देख रहे हैं, महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में इतनी घटनाएं हो रही हैं, प्लस उसमें पुलिस प्रशासन कोई भी साथ नहीं देता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे अनुसूचित जाति से हो, चाहे किसी भी जाति से हो। तो ऐसा नहीं लगता कि आवाम तो कमज़ोर थी ही, साथ में प्रशासन भी कमज़ोर हो चुका है? सत्य को पहचानना बड़ा कठिन होता है। सत्य के अंदर इतना तेज है, हर आदमी उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। ये जो देश में जो चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लोकशाही को बर्बाद किया जा रहा है। एक तानाशाह टाइप का काम हो रहा है कि आपके मन में जो आया वो कर दिया। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, नोटबंदी की क्या आवश्यकता थी? उससे लाभ क्या हुआ? हाँ, लोग लाइन में खड़े, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ? कितने लोग की रेत हो गई और उससे कितना आर्थिक नुकसान भी हुआ। दोबारा जो नोट छपे नए, उनमें क्या रुपया खर्च नहीं हुआ? और उससे लाभ क्या हुआ? वो कह रहे थे कि वो स्विस बैंक में पैसा जमा है, नोटबंदी करेंगे तो वो आ जाएगा पूरा। किसी ने कोई तो मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी दल का कोई व्यक्ति होता तो वो निकलता, तो काला धन कहाँ निकला? केवल जनता पे बोझ बढ़ा। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के जनता समझ रही है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवानों के, आज हर नौजवान के हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है, और ये देन कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राजीव गांधी जी की है। उनका सपनों का हिस्सा है। आज हम लोग जो है, जो तरक्की दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुत कुछ नहीं है। उन्होंने तो केवल विवाद उत्पन्न करते हैं। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की देन है। सत्ताधारी पार्टी का तो इतना दबदबा वो लोग बना के रख रहे हैं कि विरोध करने भी कोई जाता तो विरोध भी नहीं करने दिया जाता है। विपक्ष का रोल ही खत्म कर देना चाह रहे हैं वो क्या झूठ का पुलंदा है। इतने मुद्दे तैयार कर देते हैं कि पहले से जनता को भ्रमित करना, गुमराह करना, किसी खिलाफ जो है झूठी बात करना, तो उससे उन्हें लगता है कि ये सब चलता, लंबे समय तक ये नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा। जनता अब दूसरा टर्म है। देखिए, वो बात ठीक है, अच्छे कामों की सराहना करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन आदमी को क्या चाहिए? भोजन तो चाहिए, पानी पीने को चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा? तो अब सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। ये कोरोना की महामारी में क्या व्यवस्था सरकार ने की? पहले अगर ये जो तमाम लोग मर गए पैदल चल चल के, ये पहले भी तो हो सकती थी घोषणा कि भाई ये लॉकडाउन हो रहा है, इसलिए आप अपने अपने घरों पहुंच जाओ, तो शायद महामारी उस समय कंट्रोल भी होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए जनता समझ रही है। आपके क्षेत्र में सर जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके लिए आपकी क्या तैयारी है? आप जनता के बीच में जाके क्या बात करते हैं? देखिए, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है देवनी। 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि को लाभ का धंधा बनाया कैसे जाए, उनका उचित बाजार उनको ओपन किया जाए, उनको उसका रेट मिले, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है और चंबल के लोग स्वाभिमान से हमेशा लड़ते रहे। आज़ादी आंदोलन से लेकर अभी तक का अगर समीक्षा कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा अगर शहादत हुई है तो इस चंबल के लोगों की हुई है। और आज भी भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए कोई नौजवान अपने कंधे पे बंदूक लिए हुए खड़ा होगा भारत माँ की सुरक्षा में, तो उसमें भी बड़ी संख्या इस चंबल की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ के लोगों को मूलभूत आवश्यकताएँ उपलब्ध हो जाएँ और उनका जीवन खुशहाल हो जाए, और जो उन्होंने त्याग और तपस्या की है उसका उन्हें लगे कि हमने देश की आज़ादी में जो योगदान दिया है उससे आज हमें कुछ अच्छा दिख रहा है। तो इसके लिए रोजगार, नौजवानों को रोजगार के लिए हमारे पास पर्याप्त लैंड है। यहाँ 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, चंबल, ग्वारी और आसन। हजारों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी हुई है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ ये समतलीकरण हो जाए ज़मीन का, यहाँ उद्योग धंधे लग जाएँ, तो हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार भी मिल जाएगा और सड़क, बिजली, पानी हो जाएगा और ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे। थैंक यू सर।
तो ये थे हमारे साथ में मुरैना ज़िले के दिमनी के प्रत्याशी श्री रविंद्र कुमार तोमर जी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर काम करेंगे। हालांकि 70 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हुए हो चुका है, लेकिन अभी भी जनता मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही अपने प्रत्याशी से उम्मीद लगाती है। मैं शालिनी, कैमरामैन सुधांशु के साथ में, धन्यवाद।